Hello everyone. If you are new to the channel, then you must like, share and subscribe my channel for the latest videos of Geography class 12th. So this is the second part of this chapter which covers problems of slums and land degradation topics. Now the fourth issue and problem discussed in this chapter is problems of स्लम्स. ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है इंडिया के अंदर, बिकॉज जितना भी अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे सिटीज़ हमारे यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, वैसे वैसे एक ऐसा पार्ट है अर्बन एरियाज़ का जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, दैट इज़ स्लम एरिया. सो इफ़ हम अर्बन एरियाज़ की, अर्बन सेंटर्स की बात करें इंडिया के अंदर, तो बेसिकली हम देख सकते हैं अर्बन एरियाज़ दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक पार्ट जो होता है अर्बन एरियाज़ का, उसमें हमारे फार्म हाउसेज़ होते हैं, हाई इनकम ग्रुप फैमिलीज़, लोकेलिटीज़ होती हैं जिनके पास वेल डेवलप्ड अर्बन फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल होता है. तो एक पार्ट अर्बन एरियाज़ का ये हो जाता है जो अमीर लोग, बड़े बड़े लोग रहते हैं. और दूसरा पार्ट जो अर्बन एरियाज़ में हमें देखने को मिलेगा वो होगा स्लम्स का, जिन्हें हम झुग्गी झोपड़ी लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं. वो क्लस्टर्स एंड कॉलोनीज़ ऑफ शेंटी स्ट्रक्चर्स, यानी कि छोटे छोटे और बहुत ही क्लोज्ड कॉम्पैक्ट एरियाज़ में जो ये हाउसेस बने रहते हैं, क्लस्टर्स, कॉलोनीज़ बनी रहती हैं, जिन्हें हम झुग्गी झोपड़ीज़ कहते हैं. ये हमें एक दूसरे हिस्से में अर्बन एरियाज़ के इंडिया में देखने को मिलता है. दीज आर इनहेबिटेड बाय दोज हु वर फोर्स्ड टू माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरियाज़ टू अर्बन सेंटर्स फॉर लिवलीहुड. और इन एरियाज़ में हमें वो लोग रहते हुए मिलेंगे जो अर्बन एरियाज़ में रूरल एरियाज़ से माइग्रेट कर कर आते हैं लिवलीहुड के रीज़न की वजह से. जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वो अपने गांव छोड़कर शहरों की तरफ रुख करते हैं ताकि उन्हें काम मिले, वो अपने घर परिवार को चला सकें. तो ये दूसरा हिस्सा हमें अर्बन एरियाज़ में स्लम्स के रूप में देखने को मिल जाता है. सो इफ़ हम स्लम्स को डिफ़ाइन करने चलें तो स्लम्स वो रेसिडेंशियल एरियाज़ होते हैं, लीस्ट चॉइस, डिलिपिटेटेड हाउसेस, पुअर हाइजीनिक कंडीशंस, पुअर वेंटिलेशन, लैक ऑफ फैसिलिटीज़, इन सब का जो एक हम कह सकते हैं जहाँ पर भी ये सारी चीज़ें हैं उसे हम स्लम कंसिडर करेंगे. यानी कि एक ऐसे रहने के इलाके, रेसिडेंशियल एरियाज़ जिसको बहुत कम लोग लेना चाहेंगे, लीस्ट चॉइस के हैं. डिलापिटेटेड हाउसेज मीन्स टूटे फूटे मकान हैं. पुअर हाइजीनिक कंडीशन, स्वच्छता वहाँ ज़रा सी भी नहीं है, बहुत हवा पास होने के लिए वेंटिलेशन की कोई वहाँ पर एक भी विंडो उन हाउसेज में नहीं होती है. बेसिक फैसिलिटीज़ यानी कि खाना, पानी, कपड़ा, बेसिक फैसिलिटीज़ तक की उनके पास कमी होती है. तो ऐसे रेसिडेंशियल एरियाज़ को हम अर्बन एरियाज़ में स्लम्स कहते हैं. These are overcrowded, narrow street patterns prone to serious health hazards. और ये एरियाज़ हम इफ़ कभी वहाँ पर विज़िट करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ही पतली पतली गलियाँ होती हैं, नैरो स्ट्रीट्स होती हैं, और वहाँ पर इतना भी गैप नहीं होता कि एक इंसान सही से उन गलियों से निकल जाए. और व्हीकल्स से का वहाँ ट्रांसपोर्टेशन तो दूर की बात है. सो बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड, बहुत ज़्यादा पुअर हाइजीनिक कंडीशन वाले एरियाज़ होते हैं. Slum population works in low paid, high risk prone and unorganized sector of economy. और वो ऐसी कंडीशन में रहने के बावजूद भी बहुत ही कम कमाई वाले, लो इनकम वाले वर्क करते हैं, बिकॉज उसके आगे उन्हें कोई वर्क ही नहीं मिलता. रिस्क, जैसे माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में, मशीनों में वो काम करते हैं, बहुत से एक्सीडेंट्स उनके साथ हो जाते हैं. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है हमारे इकोनॉमी का, जहाँ उनकी जॉब परमानेंट नहीं है, कोई उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं जॉब्स के, तो ऐसे कंडीशन में वो रहते हैं और फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन में वो काम करते हैं. स्लम्स आर अंडरनरिश्ड एंड prone to different types of diseases and can ill afford to give proper education to their children. स्लम्स के जो लोग होते हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से खाना नहीं मिल पाता है, नरिश्ड फूड नहीं मिल पाता है, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा वो बहुत हाई रिस्क पर होते हैं कि उनको बुखार भी आ गया तो वो शायद मर जाएंगे, क्योंकि उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी नहीं होती है. एंड इतने ज़्यादा वो वीक होते हैं इकोनॉमिकली कि वो अपने चिल्ड्रंस को एजुकेशन नहीं दे सकते, इवन अपना वो इलाज भी ठीक से नहीं करा सकते हैं. And poverty makes slum people vulnerable to drug abuse, alcoholism, crime, apathy and finally social exclusion. और ऐसी कंडीशन में जब कोई इंसान 24 घंटे रहता है, 7 दिन हफ्ते के रहता है, तो वो उसका माइंडसेट
बहुत ज़्यादा गलत चीज़ों की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। देन जो लोग होते हैं स्लम्स में जो रहते हैं वो ड्रग्स का यूज़ करने लगते हैं, जो जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं पैसा कमाने के लिए वो उनमें इंडल्ज हो जाते हैं और इस तरीके से वो पूरी तरीके से समाज से दूर हो जाते हैं। वैसे ही उनका एक एरिया अलग से माना जाता है अर्बन एरियाज़ में, और एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होने की वजह से वो पूरी तरीके से सोसाइटी से स्लम पीपल्स एक्सक्लूड हो जाते हैं। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ स्लम्स इन इंडिया। सो हमारे बुक में ये मुंबई में जो धारावी स्लम एरिया है उसको दिखाया गया है बॉक्स में। उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप अपने सेल्फ नॉलेज के लिए स्टडी कर सकते हैं। सो ये एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है जो इंडिया के मुंबई में है, और ये मैंने बताया स्लम एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर बहुत हाई रिस्क पर होते हैं किसी भी बीमारी के फैलने के। अभी करंटली जो कोरोना वायरस इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है और महाराष्ट्र स्टेट इंडिया की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा मुंबई इन्फ्लुएंस्ड है, बिकॉज़ मुंबई का जो ये धारावी स्लम एरिया है यहीं पर सबसे ज़्यादा ये वायरस स्प्रेड हो रहा है, बिकॉज़ ये एक बहुत एशिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्लम एरिया है। उसके बाद ये हाई वल्नरेबल होते हैं किसी भी डिसीज़ को कैच करने के और उसके स्प्रेड के लिए। दैट्स वाई धारावी सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है मुंबई के अंदर कोरोना वायरस का, और यही रीज़न है स्लम एरियाज़ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने का। नाउ हेयर कम्स द लास्ट इशू एंड प्रॉब्लम जो इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है, दैट इज़ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन को हम कह सकते हैं ज़मीन का बंजर हो जाना, जिस पर एग्रीकल्चर नहीं हो सकती है, उस पर हम कोई बिल्डिंग हाउस कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से वीक हो जाती है। बिल्कुल सॉइल प्रोफाइल की बात करें तो नीचे से जड़ से मिट्टी खोखली होनी शुरू हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। सो दैट इज़ कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। सो लैंड डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस है जिसकी मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने की वजह से एंड जो ह्यूमन बींग्स की रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, गलत तरीके हैं लैंड को यूज़ करने के, उसकी वजह से जो लैंड का डिग्रेडेशन होने का प्रोसेस होता है उसी को हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, नेचुरल ह्यूमन दोनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए। सॉइल इरोजन, वाटर लॉगिंग, salinization and alkalinization lead to land degradation। इफ़ हमारे सॉइल में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो केमिकल्स एंड वगैरह यूज़ करने की वजह से होता है, इफ़ बेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, जो बेस होता है केमिकली, एल्कलीज ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो सॉइल हमारी डेग्रेड हो जाती है। पानी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम तक भरा रहे, मिट्टी पानी में ही रहेगी, वाटर लॉगिंग रहेगा तो सॉइल बेकार हो जाएगी। और सॉइल इरोजन, अगर ऊपर की टॉप सॉइल जो है रिमूव हो जाए तो उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। सो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं लैंड डिग्रेडेशन के लिए वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं और फिज़िकल फैक्टर्स भी होते हैं। All degraded land are not wasteland, but unchecked process leads to कन्वर्जन टू वेस्टलैंड्स। जितना भी हमारा डिग्रेडेड लैंड होता है वो वेस्टलैंड नहीं होता। हम बंजर भूमि जिसे कहते हैं वो होती है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड को हम हिंदी में बंजर भूमि कहते हैं। लेकिन जो लैंड डिग्रेडेशन की प्रोसेस है इसमें भी कुछ संभावनाएं होती हैं, पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि हम उसको वापस से फर्टाइल कर सकते हैं। लेकिन इफ़ उसको हम फर्टाइल करने के प्रैक्टिसेस नहीं अपनाएंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे डिग्रेड होने के लिए, तो वो वेस्टलैंड में कन्वर्ट हो जाता है और वो बंजर भूमि बन जाती है। सो एज आई टोल्ड यू, नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोथ कॉज लैंड डिग्रेडेशन। NRSC, National Remote Sensing System, has classified wastelands by use remote sensing techniques। तो उसने अपने टेक्निक से जो वेस्टलैंड्स हैं उसको क्लासीफाई किया है कि कितने टाइप्स की बंजर भूमि होती है। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के अंदर। सो लेट्स हैव अ लुक। सो सबसे पहला आता है रेविन्स गलीज लैंड। हमारे लैंड पर जो लैंड होता है उसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्लॉक्स बन जाते हैं। जैसे हमारे जब सूखा पड़ता है, ड्रॉट आती है, उस टाइम पर जैसे ही हमारी लैंड हो जाती है तो वैसे ही जब गलीज डेवलप होती हैं वाटर की वजह से, जैसे चंबल एरिया में रवाइंस बोला जाता है,
ये एक कैटेगरी है लैंड डिग्रेडेशन की। बैरन रॉकी एरियाज़, यानी कि जहाँ पत्थर बहुत ज़्यादा है ज़मीन में, जैसे रेगिस्तानी एरिया जो होता है वो लैंड डिग्रेडेड होता है। कोस्टल सैंड्स, जो हमारे समुद्र किनारे बीच होती है जहाँ रेत ही रेत होता है, उसे हम वेस्टलैंड बोलते हैं। ग्लेशियल एरियाज़, जहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, क्योंकि बर्फ़ ही बर्फ़ होती है लैंड पर, तो वहाँ कुछ हम नहीं कर सकते एग्रीकल्चर एंड ऑल, तो वो भी हमारा वेस्टलैंड में आता है। स्टीप स्लॉपिंग लैंड्स आर एक्सेट्रा आर कॉज्ड बाय नेचुरल एजेंट्स, और जो हमारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और वो स्लॉपिंग एरियाज जो होते हैं, यानी कि पहाड़ पे जो इस तरीके का एरिया होता है, इसे भी हम वेस्टलैंड कहेंगे। और ये जितने भी लैंड डिग्रेडेशन की कैटेगरीज हैं, ये सब नेचुरल रीज़न की वजह से होती हैं। बिकॉज देखिए, माउंटेन पर इस तरह की कंडीशन ह्यूमंस ने नहीं करी, ग्लेशियर्स है, कोस्टल एरियाज़ हैं, पत्थर बहुत ज़्यादा यदि ज़मीन में है तो वो ह्यूमंस ने नहीं लगाए हैं। गलीज, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से मिट्टी का कटाव जिसे हम कहते हैं हिंदी में, गलीज का डेवलपमेंट होना, तो ये सारी कैटेगरीज जो होती हैं लैंड डिग्रेडेशन की, वो नेचुरल रीजंस की वजह से होती हैं, और यही रिस्पॉन्सिबल है नेचुरल फैक्टर्स इन सब के लिए। और इफ़ हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो लैंड डिग्रेडेशन होता है उसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है वाटर लॉग्ड एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में पानी भर जाए बहुत ज़्यादा टाइम तक, क्योंकि ह्यूमंस ने अपने बहुत ज़्यादा सेटलमेंट्स डेवलप कर लिए हैं, एग्रीकल्चर के लिए प्लेस ही नहीं रह गया है, तो उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। एल्कलाइन सलाइन लैंड, यानी कि ज़्यादा केमिकल्स एंड बेस प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर पे, उससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। फॉरेस्ट का यदि हम ज़्यादा कटिंग कर देते हैं, तो वो जितना एरिया बचता है फॉरेस्ट कटने के बाद, वो डिग्रेडेड लैंड हो जाता है। डिग्रेडेड पेस्चर्स, जो घास हमारी ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर पेस्चर्स होते हैं, वो इफ़ ज़्यादा रिमूव हो जाएगा तो वो एरिया भी लैंड डिग्रेडेशन का पार्ट होगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड्स, इंडस्ट्रीज़ अपने जिन प्रोडक्ट मतलब अपने वेस्ट को जहाँ पर भी डंप करती हैं, उसकी वजह से वो सॉइल भी डेप्लीट हो जाती है, और उससे भी लैंड डिग्रेडेशन अकर होता है। तो लैंड डिग्रेडेशन बेसिकली ज़मीन का बंजर होने की प्रक्रिया, डिग्रेड होने के प्रोसेस को ही हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। इस हेडिंग के अंदर हमें एक केस स्टडी बुक में शो की गई है मध्य प्रदेश स्टेट के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछ लिया जाता है, क्योंकि एक ऐसा काम यहाँ पर हुआ है इस टॉपिक के कंसेप्ट से रिलेटेड जो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट हमारे वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन इन मध्य प्रदेश, ये हमारी इस तरह से मध्य प्रदेश स्टेट है, तो इसका जो ये पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न एरिया है, यहाँ पर झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है। और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत रिच एरिया है, और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी यहाँ की अच्छी रहती हैं। इट इज़ वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री, और इंडिया के जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरियाज़ हैं, सिटीज़ हैं, उनमें से ये एक है, दैट इज़ झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, और जो हमारे जनजातीय जनसंख्या है, ट्राइबल पीपल्स जो हैं, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। The people here suffer due to poverty and high rate of resource degradation such as forest and land. अब यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीबी से सफ़र करते हैं, एंड सबसे ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर फॉरेस्ट और लैंड जैसी जो रिसोर्स है वो डिग्रेड हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है, इस की वजह से यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। Watershed Management Program funded by both the Ministry of Rural Development and Agriculture helps to prevent land degradation and improve soil quality. So यहाँ पर जो हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया गया है, और उसको हमारे केंद्र सरकार की जो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर का मिनिस्ट्री है उसने भी फंड दिया है, जिसके बाद यहाँ का जो लैंड डिग्रेडेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सका, और सॉइल क्वालिटी को यहाँ की इम्प्रूव किया जा सका है। It also improves livelihoods of people and community participation. इसने यहाँ के लोगों को लिवलीहुड भी दिया, क्योंकि जब यहाँ लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने का वर्क शुरू हुआ, वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम यहाँ वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, तो उसमें लोगों को
काम मिला करने के लिए। द पेटलावेट ब्लॉक इज़ लोकेटेड इन नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ झाबुआ। अब झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक ऐसा एरिया है पेटलावेट ब्लॉक जो कि नॉर्दर्न एरिया में है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करने में हेल्प की गई। सो पेटलावेट ब्लॉक में गवर्नमेंट और एनजीओ, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई एनजीओ और गवर्नमेंट साथ मिलकर कहीं पर काम कर रही है। तो पेटलावेट ब्लॉक में झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट और एनजीओ ने पार्टनरशिप करके और लोगों ने एक साथ काम करके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम में वर्क किया और जो उन्होंने स्टेप्स उठाए लैंड डिग्रेडेशन को ठीक करने के, बंजर भूमि को पहले जैसा फर्टाइल बनाने के, उसमें था ईच हाउस होल्ड प्लांटेड एंड मेंटेड 1 ट्री ऑन पब्लिक प्लेस, कि प्रत्येक घर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हाउसेज हैं वो एक पेड़ को लगाएंगे और उसको बड़ा होने तक उसकी देखभाल करेंगे, एक पब्लिक प्लेस पर, अपने घर में नहीं। दूसरा, दे ऑल्सो प्लांट फॉडर ग्रास ऑन पेस्टरल लैंड एंड फेंस्ड दैट प्लेस। जो हमारे कैटल्स, लिवस्टॉक पॉपुलेशन, गाय भैंस वगैरह जो खाते हैं, उनका भी प्लांट लगाया जाए और उसको फेंस किया जाए ताकि जो हमारे आवारा पशु होते हैं वो खा ना लें। एंड नो ओपन ग्रेजिंग ऑन दीज लैंड्स बट स्टिल फीडिंग ऑफ कैटल वॉज प्रेवलेंट। और ओपन ग्रेजिंग नहीं होगी, जो आवारा पशु जानवर होते हैं वो उनको नहीं खा पाएंगे, जो हमारा लिवस्टॉक पॉपुलेशन होगा उस विलेज के लोगों का, उनको वो फीड कराएंगे, जिससे उनको अर्निंग होगी उनके प्रोडक्ट्स को सेल करने के बाद। सो ये 3 स्टेप झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के पेटलावेट ब्लॉक में एनजीओ गवर्नमेंट पार्टनरशिप के तहत, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के तहत उठाए गए, जिसके बाद लैंड डिग्रेडेशन को वहाँ पर दोबारा से फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट किया जा सका। Villagers ascertain the rights of common land and share the benefits of greening the common lands / pastures with neighboring villages also। और इस विलेज में, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में और इसके पेटलावेट ब्लॉक में भी इतना ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन को प्रिवेंट किया गया और ग्रीनरी वहाँ पर डेवलप हो गई और उस लैंड के, कॉमन लैंड के जितने भी राइट्स थे वो उस गांव के लोगों को दोबारा मिल गए, वो ज़मीन उनको वापस मिल गई। और इतना ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर फॉरेस्ट्री एक्सपेंड हो गया, ग्रीनरी वहाँ एक्सपेंड हो गई और उसके जो बेनिफिट्स थे वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने आसपास के विलेजेस के साथ भी शेयर किए। सो ये एक केस स्टडी है जिसमें गवर्नमेंट ने फंड दिया, एनजीओज ने हेल्प करी और लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट इस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जब तक सभी लोग मिलकर के किसी भी अपने ऊपर हुई प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने आगे निकलेंगे तब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी। सो इसीलिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर होता है। सो इस चैप्टर का, दैट इज़ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स का जो थ्योरी पार्ट है वो हमारा यहाँ पर हो जाता है complete। So this is the second part of this chapter. Watch previous and next part from the description box.